हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें हिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, होप सो अगर पार्ट वन में ही हमारा ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा तो इसको पार्ट वन में ही हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ थी। और देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, देखिए मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मैंने भी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा और कोशिश किया कि भाई एक टू द सर्टेन एक्सटेंट 1 ईयर के एक्सपीरियंस में आप एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनरेट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंड की गेन की, बट वो कहीं हद तक मैं अगर कहूँ वो यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं रही। मुझे लगता है कि हिस्ट्री में थोड़ा सा रिक्वायरमेंट और अबव लेवल चाहिएगा, जब भी मैं इनके क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेवल जो है इनको हाई चाहिए। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सका वो मैंने कोशिश करी। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। विद रेफरेंस टू द चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, बट मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। अभी तक आपने एनवायरनमेंट की अगर सीरीज़ देखी होगी तो आप लोगों ने वहाँ देखा होगा कि मैंने क्वेश्चंस को जिसमें रिस्क लगता था मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। बट हिस्ट्री में जब मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी सी, तो मैंने यहाँ देखा हो सकता है कि मेरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँ मैं गलत हो जाएं, बट फ्रेंड्स थोड़ा सा तो रिस्क लेना बनता है। और रिस्क वहाँ लिया जाना चाहिए जहाँ पर आपको एक बेसिक नॉलेज, आपका थोड़ा सा फाउंडेशन बना हुआ है। जहाँ पर बिल्कुल भी अगर फाउंडेशन नहीं है और वहाँ पर अगर आप बिल्डिंग बना देंगे तो फिर वो फ्रेंड्स जो भी आप चीज़ कंस्ट्रक्ट करेंगे वो ढह जाएगा। तो हमारे को ऐसा काम भी नहीं करना है, हमारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को चलना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मैंने जैसे क्वेश्चन सेकंड पढ़ा, ये बोला इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये तो बड़ी एक्सट्रीम बात हो गई कि सिर्फ एक ही पूरी इंडिया में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल है। तो मुझे ये बात बहुत अजीब सी लगी। तो जैसे ही मैंने को देखा तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट को काट दिया, और जैसे ही मैंने सेकंड स्टेटमेंट को काट दिया मेरे पास आंसर आ जाता है 1 और 4 का। और फिर मैंने देखा कि सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द, और फ्रेंड्स ये जो डायनेस्टी है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, बट फिर भी मैंने इसको माना कि आंसर ठीक होगा। और इसी तरीके से कि भाई, और जैसे कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है, हो सकता है कि करंट अफेयर्स इसके बेसिस पर भी ये बनाया गया होगा कि भाई वहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो यहीं से लिया गया होगा, तो इसलिए 1 और 4 हो सकता है ठीक हो। तो मैंने भी क्या किया था, 1 और 4 को चूज़ कर लिया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि वाटर हार्वेस्टिंग का कहाँ पे था। तो फ्रेंड्स देखिए, जब जो भी मैंने अब तक की हिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने इन चारों प्लेसेस के बारे में नाम सुना था, और इवन धौलावीरा को तो अभी लेटेस्ट में भी सुना था। बट फिर भी मैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में इतना कंफ्यूज हो गया कि मैंने इसमें से अपने एग्जामिनेशंस की शीट पर भी मैंने धौलावीरा को तो मार्क कर लिया था कि अगर इन केस मेरे क्वेश्चंस शॉर्टफॉल रहते होंगे और 70 भी अगर मैं क्रॉस नहीं कर पाया तो मैं कहीं ना कहीं इसमें से ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ आप लोगों को साथ साथ इस तरीके से कुछ मार्क बनाकर चलने पड़ेंगे कि भाई ये रिव्यू का क्वेश्चन हो गया, और अगर जल्दी में कोई भी अगर आपको आंसर लगाना होगा तो आप धौलावीरा लगा देंगे। बट फ्रेंड्स, मेरे जब 75-76 क्वेश्चन बन गए थे तो मैंने इस क्वेश्चन को लीव कर दिया और मैंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया। और हो सकता है कि अगर मैं धौलावीरा लगाता और तो शायद मेरा करेक्ट हो जाता। तो बाकी फिर भी फ्रेंड्स देखिए, इतना रिस्क तो लेना पड़ता है, अगर आपके कोई नंबर छूटते हैं तो वो भी आपको छोड़ना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें कि भाई 17वीं सेंचुरी में, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इन लोगों, आई थिंक मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना हुआ था, बाकी इनका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो जब मुझे दिखा, जब आइडिया नहीं था, तो फिर मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया था। ठीक है ना, अगर आप लोगों का लगता है आप लोगों को कि भाई सर आप लोग तो इसमें कुछ आइडिया नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपने ये सब क्यों बनाया, तो देखिए फ्रेंड्स, हर कोई सलूशन या किताब में से कॉन्सेप्ट्स पढ़कर सलूशन बता पाना फ्रेंड्स ये बहुत आसान बात है। बट जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में होते हो तो फिर इस चीज़ को डिसरिगार्ड करना कि भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आपके सामने वही उसी समय को सामने ला रहा हूँ कि जब आप एक तरीके से एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए हैं तब आप क्या सोचेंगे, तब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। अब तो कोई भी आपको बता देगा कि अगर भाई कोई भी इसमें से मान लो जो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई 1 गलत था मान लो, तो फिर वो स्टेटमेंट को काट के आपको आसानी से बता देंगे जो भी है। बट मुझे इसके आंसर के बारे में आज भी अवेयरनेस नहीं है अभी, जब तक मैं कोई चीज़ें आप लोगों की तरह नहीं देख लूँगा। इसलिए इन्होंने 3 पे लगाया है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने तिरुचिनोपोली को ही इन्होंने लगाया है। बट ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लीव कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स,
आप देखिए हिस्ट्री में एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 6 स्टेटमेंट दे रखी है, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन माना जाता है। इसको तो आप 3 स्टार बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हायर द रिस्क और हायर द रिटर्न की बात होती है कि अगर या तो आपने इसको करेक्ट कर दिया तो आपके पूरे नंबर, और नहीं तो इस क्वेश्चन में रिस्क बहुत होता है गलत होने का। क्या बोलता है, राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो फ्रेंड देखिए, अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो मुझे लगा कि भाई मगध तो था हमारा, तो अगर वन है तो जिस भी ऑप्शन में वन नहीं आ रहा तो वो उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब मेरा ऑप्शन बचा ए और बी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो पर अभी भी मुझे इसमें ये पता चल गया कि भाई वन तो कन्फर्म्ड है। अब बाकी स्टेटमेंट देखो कौन सी ठीक हो सकती है या नहीं, ठीक है। अगर अब मुझे एक गलत भी मिल जाती है, अगर 6 भी गलत मैं मान लेता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देख लेता हूँ, मान लीजिए कि 6, अगर ये मैंने इसको ठीक मान लिया, अगर मैंने इसको ठीक मान लिया तो मैं इसको चूज़ कर लूँगा, और मैंने इसको गलत मान लिया तो मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने इसको ठीक मान लिया, और जैसे ही मैंने इसको ठीक माना मैंने ऑप्शन 1 3 4 6 को अपना लिया, और मैंने इसी को सोल्यूशन अपना मान लिया। डिटेल में मैं भी नहीं जानता फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपर्टीज़ मैं भी नहीं गेन कर पाया हूँ अभी हिस्ट्री में, बट हाँ कॉन्सिक्वेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर आप देते रहेंगे तो आप ये सब चीज़ें समझ पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन एंशियंट इंडिया से बिलोंग कर जाता है कभी, और वहाँ पर मुझे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो आपके सामने है ये सोल्यूशन फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप लोग ये कैरी आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था कि हिस्ट्री में लगभग फ्रेंड्स 19 to 20 क्वेश्चन हमारे आए थे हमारे को। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ऑलमोस्ट 20% ये हमारा क्वेश्चंस का पार्ट बनता है, तो हम इसको किसी भी हद तक छोड़ नहीं सकते। और आप ये सोचो कि यार हिस्ट्री तो नहीं मैं पढ़ पाया तो एंशियंट में छोड़ दूँ, मिडिवल में छोड़ दूँ, तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप सिलेबस को पूरा कवर नहीं करेंगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। आप चाहे थोड़ा सा पढ़िए, आप लिमिटेड पढ़िए, बट प्लीज़ उसको पढ़िए ज़रूर, क्योंकि एक आपकी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग भी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना हेल्प कर सकती है, एलिमिनेट करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अच्छा, जैसे अब जो हम 35 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, हो सकता है ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया हो, बट फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है रॉन्ग होने का भी। कहता है पोर्टुगीज़ के टाइम पर राइटर नोनीस हुए थे द वीमेन इन, मैंने देखिए इनके बारे में कभी भी नहीं सुना था। देखिए टू बी फ्रैंक, ऐसा नहीं कि सर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, देखिए हर एक पर्सन की एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है फ्रेंड्स, कि जो वो उसमें बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं फ्रेंड्स जिनके एशियन मिडिवल जिन्होंने कभी पढ़ी भी नहीं और वो भी सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। तो आप ऐसा कोई मतलब मेजर पार्ट नहीं बोल सकते कि भाई अगर किसी चीज़ में आपका वीकनेस है तो वो आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। तो कहता है वीमेन विजयनगर साम्राज्य में, एम्पायर में वो क्या क्या करती थी। तो फ्रेंड्स जब मुझे एस्ट्रोलॉजी दिखा तो मुझे लगा शायद ये नहीं करती होंगी, और जब मैंने सेकंड ऑप्शन को डिलीट कर दिया तो उसके बाद मेरे पास आंसर बचता है 1 3 4। और जितना मेरा मानना है ये शायद मेरा आंसर गलत होगा, क्योंकि शायद मैंने इसमें रिस्क ले लिया, बट चलिए फ्रेंड्स कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो जो समय था वो जा चुका है। तो जिसे कहते हैं ना हिंदी में कहावत है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर वही वाली कहानी है, ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। अगर हम इसकी बात करें विद रेफरेंस टू द मदन पल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया होगा। देखिए फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में मैंने जब चारों स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे दिख गया कहीं ना कहीं कि भाई ये वाली बात तो नहीं होगी, और मैडम बिलावत्सकी वाली जो बात होगी ये भी मैंने गलत कर दिया था। अब मुझे बस चूज़ करना था दो इनमें से, पर फिर मैंने पता भाई सीतारामैया को चूज़ किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को था कि भाई वहाँ पर भी साउथ में भी इस तरीके का मूवमेंट हुआ था, तो हो सकता है वो इन्होंने ही किया हो और इस चीज़ से वो रिलेट करता हो, तो फिर मैंने बी ऑप्शन को चूज़ कर लिया था। अब पता नहीं फ्रेंड्स ये ठीक है या गलत, बट ठीक है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए अगर मैं आपसे सच कहूँ तो फ्रेंड्स इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट वाज ड्यूरिंग द रीइंग ऑफ
इल्तुतमिश, तो फ्रेंड्स इसके बारे में मुझे थोड़ा बेसिक सा आइडिया था, बट मैं दो ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज हो गया। इसको भी मैंने रिव्यू के लिए रख लिया था और उसके बाद फिर मेरे को लगा तो मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। हालांकि आंसर मुझे नहीं पता, और मुझे लगता है कि ये जो जिस भी पर्सन का पेपर है जिन्होंने अपलोड किया हुआ है, इन्होंने भी इस क्वेश्चन को लीव किया है, नहीं तो इस क्वेश्चन पे वो कुछ ना कुछ ज़रूर मार्क करते। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के लिए डिफ़िकल्टी लेवल है, वो दूसरे पर्सन के लिए भी डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर करके चलिए, कि अगर कोई आसान क्वेश्चन आपका फंस जाए और वो सब्जेक्ट अगर वो नहीं पढ़ कर गया होगा, तो आपको उसके पार्ट पर एज मिल जाएगी और आप यूपीएससी में अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जी। तो फ्रेंड्स वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स बोल रहा है कि भाई ये एक हो सकते हैं, तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। फिर डाइड इन गोवा एंड अ चर्च इज़ डेडिकेटेड टू हिम। तो फ्रेंड्स मैंने गोवा में सुना था इस नाम की शायद कोई चर्च है, अभी भी मैं फुली अवेयर नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं हद तक मुझे आंसर ठीक लगा। और फिर मैंने कहा कि भाई अगर कोई मरता है तो उसके लिए कोई खाना भोज वगैरह होता ही है, तो ये बात भी ठीक होगी। एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि इसका आंसर जो होगा हमारा वो क्या होना चाहिए, 1, 2 एंड 3 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपको लेस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। पहले मुझे लग रहा था इसका आंसर 2 एंड 3 होना चाहिए, बट फिर मुझे लेटर ऑन लगा कि नहीं, इसका आंसर 1, 2 एंड 3 भी हो सकता है, तो मैंने डी ऑप्शन को चूज़ कर लिया। ठीक है जी, चलिए। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको कौन सी करेक्ट लगती है? ये फ्रेंड्स मिताक्षरा और आपके दया भागा स्कूल ऑफ सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने सिर्फ बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी मेरे पास, मुझे किसी एक के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी कि भाई एक सिस्टम के बारे में भी अगर मुझे पता होता तो मैं दूसरे को अपने आप ही एलिमिनेट कर देता। अगर वो कुछ उल्टा सीधा आंसर वो बोल रहे होते तो मैं उसको वहीं एलिमिनेट कर लेता, बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज इस क्वेश्चन को मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया। और देखिए इस पर्सन ने भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, मतलब मार्क नहीं किया है फ्रेंड, अगर अटैम्प्ट किया हो तो बात अलग हो जाती है। 41 क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया भावभूति हस्तिमाला एंड शेमवेश्वरा वर फेमस क्या थे? तो फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर मुझे, देखिए मैंने भी इनका नाम नहीं सुना कभी भी। वो पहले मुझे लग रहा था जैन मॉन्क्स होंगे, बट फ्रेंड्स जैन मॉन्क्स का तो कहीं ना कहीं अलग तरीके का नाम होता है। और फिर मुझे लगा टेम्पल आर्किटेक्ट नहीं हो सकते, फिलोसफर ये नहीं हो सकते, तो मेरे पास सिर्फ एक प्ले राइट्स का ऑप्शन था जो कि बचता था। ठीक है ना। प्ले राइट्स का मतलब होता है नाटककार की तरह से आप मान सकते हैं। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स ये सही है या नहीं, और देखिए इन्होंने तो शायद अटैम्प्ट नहीं किया होगा क्योंकि ये डिफ़िकल्ट भी था। अब देखिए फ्रेंड्स 25% चांस था सक्सेस का, बट मैंने यहाँ इसको अटैम्प्ट किया क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने आप में यहाँ कॉन्फिडेंस रहाऊँगा, और हो सकता है ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना हो गया हो और इससे मेरा जो कॉन्फिडेंस जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया हो। ठीक है, चलिए। Consider the following statements. Montague Chelmsford reforms 1919 recommending granting voting rights to all women. तो फ्रेंड्स ये ऑल वुमेन की जो बात है मुझे किसी हद तक भी ठीक नहीं लगी थी, बट उसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो क्या मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया और वीमेन की सीट रिज़र्व हो गई थी 2 में, तो ये भी मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने दोनों स्टेटमेंट को रॉन्ग किया था और उसके बाद भी मैंने इस क्वेश्चन को देखिए अटैम्प्ट नहीं किया, जबकि मुझे लग रहा था कि इसका आंसर करेक्ट नहीं है, पर फिर भी मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाया कि मैं इसको सही कर पाऊँ, और जबकि ये गलत था और मैं भी इस ओपिनियन तक पहुंच गया था, उसके बाद भी मैंने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया। अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन था और शायद इसमें मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया होगा। मैंने ए और डी ऑप्शन में से बड़ा चूज़ किया था कि भाई ए या डी में से हो सकता है। मैं 90% श्योर था ए के लिए, उसके बाद भी मैंने डी ऑप्शन को चूज़ किया। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अगस्त को जितना मैं जानता था कि 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा
लिया गया था, एक मूवमेंट था डू और डाई, जिसमें उन्होंने बोला था। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ था कि भाई 8 अगस्त को ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। पर मेरे पता नहीं क्यों दिमाग में इस तरीके की आई कि भाई महात्मा गांधी जी ने अगर बोल दिया तो उसकी क्या रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत होगी, तो मैंने इसको छोड़ दिया। और मुझे लगा कि भाई क्रिप्स के बारे में जो होगा, जबकि ये आंसर मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए और इसका जो आंसर होना चाहिए था वो यही होना चाहिए था। तो ये शायद मेरा आंसर करेक्ट अटेम्प्ट करने के बाद भी ये मेरा गलत हो गया होगा। तो देख ही सकते हैं आप फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपकी क्या ओपिनियन जा रही है, और आज अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरी क्या ओपिनियन जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप टाइम को देख सकते हैं, फैक्टर प्रेशर को देख सकते हैं कि क्या प्रेशर होता है एक पर्सन के दिमाग में। अब तो आप किसी की चीज़ को भी आंसर कर सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं पढ़ा सर आपने, ये आपको नॉलेज नहीं, वो नहीं। बट फ्रेंड्स उस चीज़ को अगर आप समझेंगे, अगर आप एक मैच्योर्ड बिहेवियर को अपने यूटिलाइज करेंगे उस मैटर पर, तो आप कहीं ना कहीं एक कंसर्न ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। और किसी को इस मापदंड पर आप नहीं एनालाइज करेंगे कि भाई उनको वो कॉन्सेप्ट आता है या नहीं बेसिकली। ठीक है, हो सकता है आपका हिस्ट्री स्ट्रांग हो सकता है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल हो, तो ये क्वेश्चंस आपको बच्चे लग रहे हों। पर फ्रेंड्स जो कोई, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन बच्चे नहीं थे, मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि और अदर एनवायरमेंट्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस थे। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन। तो फ्रेंड्स अब देखिए, अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने तो सरोजनी नायडू को बोल रखा है, जबकि मैंने बाल गंगाधर तिलक को लगा दिया था। मैंने इन दोनों को तो ऑप्शंस को बी और सी को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। मैं कन्फ्यूज़न था तो सरोजनी नायडू और गंगाधर तिलक के लिए, और मैंने ए ऑप्शन को चूज़ कर लिया। और जबकि इनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो कहते हैं सरोजनी नायडू को, तो बाकी कह नहीं सकते फ्रेंड्स आंसर क्या रहा। बट इसका मतलब तो ये है कि या तो इनका आंसर सही हुआ होगा या फिर मेरा। ठीक है, और होप सो हो सकता है मेरा गलत हुआ हो, बट फ्रेंड्स इसमें कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते थे। अब अगर हम बात करें तो देखिए 45 को भी अगर मैं देख रहा हूँ तो 45 फ्रेंड्स, मैंने 45 में पहला जब पढ़ा था तो मुझे भी लगा पहला तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि परगना सरकार सूबा नहीं हो सकता था। और फिर जब मैंने सी पढ़ा था तो मैंने सी को भी काट दिया था, मैं बी और डी में कन्फ्यूज़न था और मैंने बी के साथ जाना स्वीकार किया। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं डिफ़र कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स आंसर क्या है, बट देखिए छोटा सा भी कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बैथुन फीमेल स्कूल। तो फ्रेंड्स देखिए इस स्कूल के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि कोई इसका आंसर हो सकता है। तो मैंने देखा कि अगर इन्होंने हिंदू फीमेल स्कूल के बारे में बात करी है तो एनी बेसेंट तो नहीं हो सकती, और अगर ये कहीं नीचे की तरफ होगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होंगे, और सरोजनी नायडू को मेरे को, क्योंकि ये यूपी की आई थिंक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वगैरह थी, तो ये उधर नहीं बिलोंग करेंगी। तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बचता था और मैंने इस ऑप्शन को टेक कर दिया था। ठीक है, तो देखिए हर एक पर्सन की फ्रेंड डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रही होगी आंसर्स को निकालने की, और मेरा आपने सीक्वेंस को देखा मैंने किस तरीके से निकाला, हो सकता है ये आंसर ठीक हो, पर फ्रेंड्स किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं ली जा सकती। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे अब ये क्वेश्चन हो गया, ये फ्रेंड्स मुझे भी सिंपल क्वेश्चन लगा था, नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लों। ठीक है ना, तो इसके बारे में एक बातें थी कि ये ऑफिसर्स थे सारे इंडियन आर्मी के लिए। और आपको शायद, मुझे लगता है जितना मुझे आइडिया है, नवाज खान के लिए तो कौन थे हमारे, ये मोहम्मद जिन्ना ने तो बोला था स्पेसिफिकली कि अगर तुम इन लोगों से अलग हो जाओगे तो तुम्हारी वकालत का केस मैं लड़ लूँगा और तुम्हारे को बरी करवा दूंगा। तो जब नवाज खान ने बोला था कि हम साथ लड़े थे देश के लिए और साथ मरेंगे, तो ये हमारे देश के लिए, जो अगर हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की कितनी अच्छी मेजर मिसाल थी, तो इस चीज़ को हमारे को अपने हिस्ट्री से सीखना चाहिए। ठीक है ना, बजाय कि हम रिलीजन के बेसिस पर लड़ाई करें। तो ये हमारे को कितना अच्छा क्वेश्चन सीख देता है, आप उस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये लीडर से स्वदेशी बॉयकॉट के, तो फ्रेंड्स ये सब नहीं बनती बात, और ड्राफ्टिंग कमेटी की तो कोई कहीं भी बात इसमें नहीं आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स अगर आप देख रहे हैं तो निज़ाम ऑफ अरकोट, मैसूर किंगडम, रॉयल किंगडम, तो फ्रेंड्स
इसके बारे में बहुत ही मुझे मिनिमम नॉलेज थी, ठीक है ना, हल्का हल्का सा जिसे बोलते हैं। और देखिए इनको भी शायद इसके बारे में ना जानकारी हो, तो इन्होंने भी उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया और मैंने इस क्वेश्चन को लीव कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 48 तक क्वेश्चन एक डिस्कस हो गए हैं, और आई थिंक शायद एक क्वेश्चन लास्ट में भी है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा हिस्ट्री का पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक 95 क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्बी हो कोई पर्टेन्स टू। तो फ्रेंड्स बेसिकली देखिए, अब इन्होंने क्या इसमें अप्लाई किया है, इन्होंने आई थिंक इन्होंने ट्राइबल लैंग्वेजेस को ऑप्शन को चूज़ किया है, जबकि अगर आप जानकर आपको लगेगा कि मैंने इस ऑप्शन को ट्राइबल लैंग्वेजेस में नहीं किया, इसका रीज़न था कि ये हल्बी हो कोई, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी रही होंगी, ये कुछ पेंटिंग्स से रही हो सकती हैं, क्योंकि प्री हिस्टोरिक, क्योंकि ये अजीब अजीब से नाम थे, पहले की लैंग्वेजेस हमारे को पढ़ी नहीं जाती होगी, तो हो सकता है कि ये सी ऑप्शन रहा हो, पर इन्होंने इसको काट दिया। तो हो सकता है फ्रेंड्स इसका इनका आंसर सही हो और मेरा गलत हो। तो फ्रेंड्स देखिए, ओपिनियन तो वेरी करती रहेगी, ठीक है ना। और देखिए ये सेट ए था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है ना। मैं वैसे इसको उसमें भी डाल दूंगा, ट्रेड लाइन में भी। और बाकी फ्रेंड्स आप लोगों के साथ मैंने जो भी अपना व्यूज़ था वो सब शेयर किया। हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो आप काम को सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब आपका ज्योग्राफी का पार्ट रह जाता है, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम उसमें डिस्कस करके चलेंगे। तो होप सो फ्रेंड्स 2 वीडियोस और बनेंगी, और होप सो हम ये सब चीज़ें कंप्लीट करके चल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।